मैं असद याकूब। आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल में करते हैं, सब ठीक ठाक हो गए। तो दोस्तों, कल एक वीडियो में असद भाई ने भगत सिंह के बारे में कुछ गलत लफ्ज़ बोले थे, जो मैंने उधर ही मौके पर इनको कंडेम किया था और मैंने कहा था कि वो भगत सिंह हिंदुस्तान का हीरो है। तो आज भगत सिंह पर सैयद मुजम्मल की पूरी डिटेल्ड वीडियो आ गई। मैंने भगत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए समझे, दूसरे लफ्ज़ों में समझे कि मैंने भगत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए ये वीडियो उठाई है, क्योंकि मेरे नज़दीक वो मेरा हीरो है। ठीक है ना? तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, फिर इस पर मज़ीद करते हैं बात। आज से तकरीबन 93 साल पहले 93 ईयर्स पहले की बात है। 16 मार्च 1931 की तारीख थी और लाहौर के गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग को जो हेड कर रहे थे उनका नाम था जॉफरी मॉन्टमोरेंसी, जो कि गवर्नर पंजाब थे। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि आज से चंद रोज़ बाद लाहौर में कोट लखपत जेल के अंदर जो कैदी मौजूद हैं, उनमें से 3 कैदियों को फांसी के फंदे पे लटकाना है। और ये जब होगा तो उसके बाद पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कैसे रखना है, दिस वाज दी एजेंडा। और वो 3 कैदी कौन थे? वो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह थे, जो कि फ्रीडम फाइटर्स भी थे, जो आज तक सब कॉन्टिनेंट में वैसे तो सेलिब्रेट होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लार्जली आवाम को इस बात का इल्म नहीं है कि जो कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था, क्या वजूहात थी और क्या सिग्निफ़िकेंस थी। हालांकि ये सब कुछ उस लाहौर में हो रहा है जो कि आज के पाकिस्तान का एक सबसे अहम शहर है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप भी इस पॉइंट के ऊपर बाहर निकल के किसी से ये 3 नाम पूछ लें तो शायद ही एक आधा बंदा आपको सरप्राइज़ दे दे उसका जवाब दे के, बाकियों को इल्म भी नहीं होगा कि ये लोग कौन हैं। पहले भी मैंने इस पर बात की थी। उसकी वजह यह है कि जब 47 के बाद हमने जबरी तौर पर अपनी तारीख़ को डी लिंक किया हिंदुस्तान की तारीख़ से, जो कि पहले हज़ारों साल से एक ख़ित्ते की तारीख़ थी, तो फिर उसके तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको भी हमने इरेज़ कर दिया फोर्सफुली, और अपनी आइडियोलॉजी को उसकी जगह पे, अपने नज़रियात को उसकी जगह पे इंसर्ट कर दिया, और इस तारीख़ी झूठ को फैलाना शुरू कर दिया कि दरअसल ये तमाम लोग जिन्होंने जानें दी थी इस सब कॉन्टिनेंट के लिए गोरे के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, ये हमारे लिए नहीं कर रहे थे, ना ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल थी और ना ये हीरोज़ थे, इसीलिए आज हमें इसका इल्म नहीं है। तो होता इस तरह से है कि जब इन तीनों अफराद को फांसी देने के लिए वैसे तो 24 मार्च की तारीख़ का तयन किया गया था, लेकिन चूँकि ख़बर फैल गई और इससे पहले हैरानकुन तौर पर 22 मार्च को एक तूफ़ान भी आया लाहौर में, तो उससे डील करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जेल की मैनेजमेंट थी वो सोच रही थी कि किस तरह से इसको रात के अंधेरे में एग्जीक्यूट करें ताकि एक वायलेंस का ख़तरा ना पैदा हो और एजिटेशन ना हो, लोग सड़कों पे ना आएँ, एहतजाज ना हो। तो 23 मार्च की रात को तकरीबन 7 बजे के करीब ये फ़ैसला होता है कि इन तीनों कैदियों को सज़ाए मौत जो सुनाई गई थी उस पर अमल करना है और फांसी पे चढ़ाना है इनको। और जब बाहर लाया जाता है जेल खाने से निकाल के इनको मैदान की तरफ जहाँ पर फांसी घाट था, तो पहले तो चेहरे के ऊपर नकाब पहनने से ये तीनों इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं पहनना, ताकि तासुरात जो हमारे चेहरे के ऊपर हैं या फिर जो हंसते हुए हम जा रहे हैं फांसी घाट की तरफ, ये लोगों को नज़र आएँ। और हमें किसी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए हमने चेहरा नहीं छुपाना। इनफैक्ट भगत सिंह ने तो अपना जो मास्क था जो उसको पकड़ाया था वो उठा के उसने जो मैजिस्ट्रेट था उसकी तरफ फेंक दिया और कहा कि ये मैं नहीं पहनूंगा। और जब इससे पहले ले जाने से पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी विश क्या है, तो उसने ये कहा कि मेरी आखिरी विश ये है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ लेनिन के बारे में, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन, इसको मुझे मुकम्मल करने दें, इसके बाद मुझे फांसी दे दीजिएगा। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ही वॉज एन अनरियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जिसके साथ जो होने जा रहा है उसको उसकी कोई भी ज़रा सी सीरियसनेस उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती, ना वो इस चीज़ का एहसास करता दिखाई दे रहा है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। उसकी वजह ये है कि वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है अपनी कॉज के साथ, इतना कमिटेड है कि उसको ये नहीं पता कि मैंने ज़िंदा अगर मैं ना रहा तो ये जो ख़तरा है मेरी जान को, ये मुझ पर हावी हो जाए, जो हर आम इंसान के ऊपर हो जाता है। थोड़ी सी किसी को धमकी मिल जाए या ज़रा सा किसी को जान का ख़तरा आ जाए तो लोगों की रात की नींद उड़ जाती है। लेकिन वो ऐसा इंसान था जो कह रहा था कि मैं किताब ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फांसी लगा देना कोई मसला नहीं है मुझे। उसी सुबह जो आखिरी मुलाकात उसकी हुई थी सुबह 10 बजे, वो अपने लॉयर के साथ हुई, जिसने यह मशवरा दिया कि अब भी आपके पास वक्त है, आप या तो माफ़ी मांग लीजिए या फिर माफ़ी की दरख्वास्त दे दें। उसने कहा आप घर जाइए, मुझे ये तमाम क्लीमेंसी की रिक्वेस्ट नहीं डालनी। और उसके बाद जब ले जाया गया उनको फांसी घाट की तरफ, तो नारे यही लग रहे थे कि डाउन विद ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म,
कि जो गोरे की इजारादारी और सालमियत और साम्राज्य है, हिंदुस्तान का रिसोर्सेज जो खा रहे हैं, जो उसको लूट रहे हैं, हम ये सब कुछ उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और हम 101% हमें यकीन है कि हमारी जो कुर्बानी है इसका नस्लों तक इसको याद रखा जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर वो जाते हैं, उनको फांसी दी जाती है और उसके बाद एहतजाजों की एक लंबी तहरीक शुरू हो जाती है। तो आज हमने ये सोचा कि 23 मार्च की जो तारीख़ है, इसकी सिग्निफ़िकेंस पाकिस्तान के अवाम को बताई जाए। उसकी वजह यह है कि ये अनफॉर्चुनेट मुल्क वो है जहाँ पे शादमान चौक, जहाँ पर फांसी लगाई गई, जिसके करीब ये फांसी दी गई भगत सिंह को, आज वहाँ पर रहने वालों से भी अगर आप पूछ लें कि ये कौन था, नहीं पता उनको। आज तक उस सड़क का नाम हम भगत सिंह चौक नहीं रख सके, क्योंकि हम उस कुर्बानी को रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी रियासत भी यही चाहती है कि हम किसी ऐसे हीरो को हीरो तस्लीम ना करें जिसका ताल्लुक़ असल में हमारे फेथ से नहीं था। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि उसके जो आइडियाज़ थे वो किसी भी मज़हब की तरफ इंक्लिनेशन रखते ही नहीं थे। तो पहले ज़रा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि इस फांसी की वजह क्या बनी, भगत सिंह की ज़ाती तहरीक की वजह क्या बनी, उसके नज़रियात क्या थे, क्या वो सिर्फ़ एक वायलेंट इंसान था जिसने हथियार उठा लिया और बम फेंक दिए पार्लियामान में, या फिर वो इंटेलेक्चुअली मोटिवेटेड था, या फिर वो किताबों के ज़ोर पे, नज़रियात के ज़ोर पे अपनी जान देने के लिए निकला था। तो ये सब देखने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आया रेवोल्यूशन की एक सुपरफिशियलिटी कोई लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो नज़रियात उभारते हैं आपके दिल के अंदर, आपके जो जज्बात को उभारते हैं कि आप एक इनकलाबी बने, वो कैसे डेवलप होते हैं और कैसे इतनी यंग एज में एक आदमी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर नेशनल कॉज के लिए जान देने पे आमादा हो जाता है। तो इस पर बात करते हैं कि भगत सिंह का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ। भगत सिंह की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उसकी पैदाइश 1907 में लायलपुर में होती है, जो कि आज का फैसलाबाद है। और ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि बंगा, जिसका नाम है चक नंबर 105, वहाँ उसकी परवरिश हुई और आज भी उसका घर वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये भी ऑलमोस्ट अननोन फैक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज़ वही बात है कि हिस्टोरिकल ओनरशिप नहीं है इस चीज़ की। इसके बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी फ़ैमिली के अंदर भी फ्रीडम स्ट्रगल को लेके काफ़ी एंथुसियाज़म पाया जाता था, लेकिन साथ साथ भगत सिंह के अंदर अपने काफ़ी एग्रेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था हिंदुस्तान पर, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ थी जो उसके अंदर बाद में फर्निश हुई, लेकिन ये पहले से मौजूद था कि जब उसने तसल्लुत देखा बरतानवी राज का तो उसने हमेशा उस पर तनकीद की। जो किताबें बरतानवी साम्राज्य की तरफ से लाई जाती थी हिंदुस्तान के अंदर, उसको भी जला दिया करता था भगत, बेसिकली जस्ट एज अ प्रोटेस्ट। इसके साथ साथ ये कि बहुत से ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स भी थे जिसने भगत सिंह की जो थिंकिंग थी, जो आइडियोलॉजी थी, उसको शेप किया, गहरा असर डाला। क्योंकि कुछ नौजवान तो आपको पता है जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और एपॉलिटिकल होते हैं, लेकिन भगत सिंह उनमें से बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह यह है कि उस दौर के अंदर भी वो इंतहाई सेंसिटाइज था पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, और इसके साथ साथ जो जो सियासी इवेंट्स हुआ करते थे हिंदुस्तान में, उसका एक गहरा इम्पैक्ट था भगत सिंह के दिमाग और उसकी सोच के ऊपर। और इसमें से जो पहला इवेंट था वो जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था 1919 का, जिसको आज तक याद रखा जाता है, जिसमें एक एहतजाज के बाद फायर खोलने का हुक्म दिया गया। और बहुत से एस्टिमेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बताया यह जाता है कि 400 से 1500 के दरमियान लोगों को मार दिया गया था। अब इसका ऑफिशियल काउंट तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम इस पे एवरेज भी हम देखें तो तकरीबन 1000 लोगों की डेथ हुई थी जलियांवाला मैसेकर के अंदर, जिसने खासा जो है वो गुस्सा और एक प्रोटेस्ट के जज्बात क्रिएट किए भगत सिंह के अंदर। इसके साथ साथ ये कि जो अकाली प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट ननकाना साहब के अंदर एक क्रैकडाउन हुआ था 1921 में, उसमें भी खासा नुकसान हुआ। इसने भी डीपली अफेक्ट किया भगत सिंह को। लेकिन शुरू में अगर देखा जाए तो भगत सिंह के नज़रियात ऐसे नहीं थे कि वो पहले रोज़ से एक वायलेंट स्ट्रगल के पीछे चल पड़ा हो। इनफैक्ट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी के अंडर चल रही थी आगाज़ में, तो भगत सिंह उसी को सपोर्ट कर रहा था। उसकी वजह यह है कि वो दरअसल जो उसका एंड था वो यही था कि जो बरतानवी साम्राज्य है वो हिंदुस्तान से ख़त्म हो और ये वापस जाएं अपने मुल्क में, और यहाँ पर एक होमलैंड की जो अपनी पॉलिटिकल हायरार्की है वो क्रिएट हो, और फिर बाकी सोशलिस्ट आइडियल्स उसके क्रिएट हुए। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ को उसने सपोर्ट किया वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी। लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है कि चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में, और ये जो इंसिडेंट था इसमें तकरीबन 23 से 24 पुलिस वालों की जान जाती है और 3 से 4 प्रोटेस्टर्स जो है वो इसमें हलाक होते हैं। और वो इसीलिए कि पहले एहतजाज होता है, पुलिस फायर खोलने का हुक्म देती है और रिस्पांस में
उस चौकी को ही जला देते हैं जाके प्रोटेस्टर्स। तो गांधी साहब ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि पहले मैंने नॉन वायलेंस की जो फ़िलासफ़ी है वो आवाम को सिखानी है, इसके बाद मुझे लोगों को एहतजाज करने का हुक्म देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसी तरह हर जगह कन्फ्रंटेशन होना शुरू हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक जवाज़ आ जाएगा कि जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है वो दरअसल एक वायलेंट और एक आर्म्ड स्ट्रगल है अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। इसीलिए आप अगर आगे से फायर भी खोल देंगे तो वो जस्टिफाइड है बिकॉज इट्स अ वॉर। तो ये देखते हुए जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर यू टर्न लिया और उन्होंने उसको जो है वो अबॉलिश कर दिया, तो इसके बाद भगत सिंह ने भी ये सोच लिया कि अब मैंने इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना। और साथ साथ एक और जो पॉलिटिकल इवेंट था जिसने बहुत डीपली इम्पैक्ट किया भगत सिंह को, वो कुछ फ्रीडम फाइटर्स की हैंगिंग थी और उनकी एग्जीक्यूशन थी। क्योंकि जो ककोड़ी का इंसिडेंट था, इसके बारे में अगर आप पढ़ें तो 1925 में 9 अगस्त को एक ट्रेन लूटी जाती है HRA की तरफ से। अब HRA क्या था? ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। दिस वाज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज़ जो कि ये चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से चली जाए, और उसके लिए उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल भी करने का इरादा किया और बहुत से एक्शन ऐसे किए जिसने एजिटेशन क्रिएट की ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो ये ट्रेन जब लूटी जाती है तो HRA, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रा नाथ सन्याल लीड कर रहे थे, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी इन मुकदमात का निशाना बनते हैं। तो इसके बाद में बिस्मिल को अरेस्ट किया जाता है 1925 अक्टूबर में, अशफाकुल्ला ख़ान को भी अरेस्ट किया जाता है 1926 में, और आज़ाद जो थे वो फ़िल वक्त उससे बच गए। लेकिन बाकियों को हमने देखा कि ये जो 4 लोग थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाकुल्ला ख़ान हैं और ठाकुर रोशन सिंह हैं, इसके अलावा नजेंद्र नाथ लाहिरी के नाम से एक और इंडिविजुअल थे इसमें, इन चारों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और ये सारा कुछ देखते हुए ककोड़ी इंसिडेंट जो था, इसने भी भगत सिंह की सोच को ख़ासा शेप किया और जो उसका पैशन था वो इंक्रीज़ हुआ कि मैंने भी यही रास्ता इख्तियार करना है एजिटेशन का। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि बरतानवी साम्राज्य से गुफ्तगू करते रहेंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हम एक बड़ी डिवाइड देखते हैं गांधीयन थॉट में और भगत सिंह की सोच के अंदर, जो कि आगे चल के बहुत वाज़ेह हो जाती है। इसके साथ साथ जब 1928 के अंदर भगत सिंह के क्रेडिट पे ये चीज़ है कि जब इसी HRA को एक नया रास्ता मिलता है तो भगत सिंह इस HRA के अंदर S का इजाफा करते हैं, और वो S सोशलिज़म का था, यानी कि वो इसको बनाते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्योंकि भगत सिंह सोशलिस्ट नज़रियात के हामिल एक शख्स थे। वो ये समझते थे कि दरअसल हिंदुस्तान का बुनियादी मसला वो ये है कि इम्पीरियलिज़म एक्सप्लॉइट करता है जो लोकल्स हैं उनको, जो किसान हैं या फिर जो अनाज उगाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो मज़दूर मेहनत करता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तर्ज़ हुकूमत को अडॉप्ट किया जाए वो सोशलिज़म के नज़रियात पर मबनी हो। तो उन्होंने फिर HRA को HSRA बनाया, और इसके बाद जिस स्ट्रगल का आगाज़ हुआ उसी ने उन इवेंट्स तक पहुँचाया भगत सिंह को जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया। तो 1926 के अंदर भगत सिंह नौजवान भारत सभा की बुनियाद रखते हैं, और इसके बाद में 1928 में जैसे हमने पहले बताया कि HSRA वो बनाते हैं। तो लाला लाजपत राय के नाम से जो एक लीडर थे, सारा एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल जो था जिनके अंडर चल रही थी, उनके ऊपर एक लाठी चार्ज होता है 1928 के अंदर, और उस लाठी चार्ज में जो इंजरीज़ उनको आती हैं उस इंजरीज़ के नतीजे में ही सकम्स टू हिज डेथ। और जिस ऑफिसर के हुक्म के ऊपर ये इंजरीज़ हुई थी उसका नाम जेम्स स्कॉट था, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस था। तो भगत सिंह और उसके साथी ये फ़ैसला करते हैं कि हमने मज़ीद अब जुल्म जो है वो चुप करके नहीं देखना, और ना हमने आगे से सिर्फ नॉन वायलेंस दिखानी है जब हम पर वायलेंस किया जा रहा है। तो लाला लाजपत राय की जो किलिंग थी उसको अवेंज करने का वो फ़ैसला करते हैं, बदला लेने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टेकन आइडेंटिटी के बुनियाद के ऊपर जिस ऑफिसर को जाकर वो असैसिनेट करते हैं उसका नाम JP सॉन्डर्स था, हालांकि वो करना किसको चाह रहे थे? जेम्स स्कॉट को। इस सारी सूरत हाल के ऊपर इसको लाहौर कंस्पिरेसी केस भी कहा जाता है, आप पढ़ सकते हैं इस बारे में। और इसके बाद में भगत सिंह और उसके दीगर साथी जो हैं वो लाहौर से फ़रार हो जाते हैं और अपना हुलिया भी बदल लेते हैं ताकि उनका अरेस्ट ना हो सके फिलफौर। फिर हम ये देखते हैं कि भगत सिंह सिर्फ वहाँ से भागता नहीं है बल्कि दोबारा रीअपीयर होता है, और वो रीअपीयर होता है 8 अप्रैल 1929 को।
और ये जो साइट है वो सेंट्रल असम्बली की है जिस पे बॉम्बिंग का केस बनता है। वो इसीलिए कि भगत सिंह और उनके एक साथी जिनका नाम बटुकेश्वर दत्त था, वो बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल असम्बली में दिल्ली के अंदर, और विज़िटर्स गैलरी की तरफ से वो ये बम फेंकते हैं और डेलिबरेटली वो एक ऐसी जगह पे ये बम गिराते हैं जहाँ पर कोई रश या हजूम नहीं होता मेंबर्स का, क्योंकि वो सिर्फ एक सिग्निफाई करने के लिए ये बताना चाह रहे थे, जिसको उनके अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि वी वांटेड टू मेक द डेफ हियर, यानी कि जिनको आवाज़ नहीं आती, जो बहरे हो चुके हैं, हम उनको इस बम की गूंज सुनाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया था। तो ये जो होता है, इसके बाद वहाँ पर वो नारेबाजी करते हैं और वो ये कहते हैं कि डाउन विद इम्पीरियलिस्ट एंडेवर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, साथ साथ वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वहीं पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि वो ये कार्रवाई करके भाग जाते या किसी को मारते, बल्कि मकसद ये था कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को एक पैगाम पहुँचाया जाए कि ये जो रबर स्टैम्प नाम की असम्बलीज़ बनाई हुई हैं, इनको वो तस्लीम नहीं करते, यहाँ जो कानून साजी होती है वो हिंदुस्तानियों के लिए नहीं होती। और ये जो सारा साम्राज्य का निज़ाम है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे थे, ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जिसके बारे में कहा जाता है एनेक्डोटली, और उसे कहा यह जाता है कि इट वाज नाइदर इंडियन नॉर सिविल एंड नाइदर अ सर्विस। तो इसी तरह भगत सिंह ने ये स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म की, ये बम गिरा के वहाँ पे, और अरेस्ट होते हैं वो उसके बाद में, क्योंकि वो फॉलो कर रहे थे एक एनार्किस्ट आइडियोलॉजी को भी। और बताया यह जाता है कि फ़्रांस के अंदर जो ऑगस्ट वेलियंट के नाम से एक फ़्रेंच एनार्किस्ट थे, उन्होंने भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया था पेरिस में, और इसको भगत सिंह ने हिंदुस्तान में रेप्लिकेट किया। तो ये ट्रायल इसके बाद में शुरू होता है, और ये ट्रायल भगत सिंह और उनके दोस्त दत्त के अगेंस्ट होता है, और JP सॉन्डर्स की जो किलिंग थी उसका चार्ज भी भगत सिंह पे लगता है। और इसके बाद वो मामलात वहाँ उस नहज पर पहुँचते हैं जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया, जो कि भगत सिंह की हैंगिंग में रिज़ल्ट करते हैं। ट्रायल का आगाज़ हो जाता है उनके अगेंस्ट, और जेल जाके सबसे पहले तो वो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सियासी कैदी हैं, इसलिए हमसे बेहतर सलूक किया जाए। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी भगत सिंह से मिलने के लिए आते हैं और ख़ासा डिस्ट्रेस का इजहार करते हैं वो इन कैदियों की सूरत हाल देख के, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि कई दिनों तक भगत सिंह और उनके साथियों की तरफ से भूख हड़ताल की जाती है, हालांकि ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाने की कोशिश की जाती है ब्रिटिश अफसरान की तरफ से, लेकिन वो इसको रिजेक्ट करते हैं। 116 दिन तक इस भूख हड़ताल का आगाज़ जो है जो होता है, 116 दिन तक वो जारी रहता है। और साथ साथ ये कि कांग्रेस लीडर्स भी आकर मिल रहे होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको बंद कर दें, लेकिन वो नहीं करते। साथ साथ ये कि जो ट्रायल था इसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ड फैलता है और लोग भी एहतजाज करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जब वो सुनते हैं कि एक ऐसा नौजवान जो कि अपनी अर्ली 20s के अंदर है, जिसने जाके इतनी करेजस एफ़र्ट की है और जिसने सबसे पहले तो एक लीडर का जो असैसिनेशन थी उसका बदला लिया, और दूसरी चीज़ ये कि असम्बली में जाके ये एफ़र्ट की कि बम फेंक कर आए और वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद कर दिए। सो ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर राइट देयर एंड देन। जब वो जेल में उसके ट्रायल का आगाज़ हो रहा था तो एजिटेशन पूरे मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही थी, विच वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज़ वेल। साथ साथ ये कि उसके बाद ये फ़ैसला होता है कि अगर ये लोग ज़िंदा रहते हैं तो शायद सूरत हाल कंट्रोल से बाहर निकल जाए, इसीलिए रात के अंधेरे में इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो अब भगत सिंह का जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो तारीख़ है, किस तारीख़ को क्या हुआ, कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, ये सब से तो बहुत से लोग आप में से वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस थी वो डिस्कस नहीं की जाती। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसका जो माइंड था ग्रेजुअली वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद इंस्टीट्यूशनली उसको अपने आइडियाज़ को शेप करना सिखाया गया, बल्कि वो एक रीडर भी इतना एविड था, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि एक तो जो उसकी आखिरी डेथ विश थी वो भी किताब के बारे में थी, और दूसरा ये कि जब उसको जेल में लाए गए तो सबसे पहले जो भूख हड़ताल की गई उसका पहला मुतालबा ही ये था कि तमाम किताबें जितनी भी कैदी वहाँ पर मौजूद हैं उनको बग़ैर रिस्ट्रिक्शन के अवेलेबल होनी चाहिए, और दूसरा मुतालबा ये था कि कम से कम एक कागज़, यानी कि जिस पर एक कैदी लिख सके अपने आइडियाज़ या किताब से जो वो गैदर करे, ये रोज़ाना की बुनियाद पे उसको अवेलेबल होना चाहिए। इससे आप प्रायोरिटी देखें
एक ऐसे इंसान की जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो पहले 2 मुतालबात ही वो करता है जो किताब और लिखने से और सोचने से मुतल्लिक हैं, जो कि काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं आजकल की यूथ के लिए, जिनका शायद बुक रीडिंग से कोई ख़ास लगाव बचा नहीं है। तो भगत सिंह के हवाले से जो एक किताब है वाई आई एम एन एथीस्ट, ये बहुत कोट की जाती है। ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुई थी 1931 में, 2 से 3 महीने के बाद उसकी हैंगिंग के। और इस किताब में वो अपना इंटेलेक्चुअल जर्नी एक्सप्लेन करता है कि शुरू में जब उसने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया अपने फेथ को, जो कि सिखिज़म था, तो बहुत से लोगों ने उस पर इल्ज़ाम भी लगाया कि दरअसल दिस इज़ योर वैनिटी स्पीकिंग। लेकिन उसने उसको एक्सप्लेन किया कि वैनिटी में और केयरफुल स्टडी ऑफ रिलीजन्स एंड देयर हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ ये थी कि ये भी उस पर इल्ज़ाम लगा कि अब चूँकि तुम बहुत पॉपुलर हो चुके हो और अब इसलिए कि तुम्हारी जो तहरीक थी वो मकबूल हो चुकी है, तो अब तुम में एरोगेंस आ गई है और इसीलिए तुम ऐसे आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हो जो रिबेलियस आइडियाज़ हैं। तो उसने ये कहा कि दरअसल जब मैं बिल्कुल अननोन और ऑब्सक्योर इंडिविजुअल था और जब मैं जवान हो रहा था, उसी वक्त से मेरे जहन में ये ख़यालात आ रहे थे, इसका मकबूलियत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। तो ये वो दौर था जब भगत सिंह ने इंटरनेशनल स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया और इंटरनेशनल रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। इसके अंदर एनार्किस्ट थिंकर्स भी थे, जिसमें बाकुनिन आता है। साथ साथ मार्क्स और लेनिन की जो राइटिंग्स थी उसको बहुत गौर से उसने पढ़ा। और एक हिस्ट्री का तालिब इल्म जो कि तारीख़ के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनसे सीख के अपनी मूव्स को कंस्ट्रक्ट करता है, ये भगत सिंह की पर्सनैलिटी पोर्ट्रे किया करती थी। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि 1926 के इख्तिताम के साथ साथ ही उसके अंदर जो स्केप्टिसिज्म था वो हावी होना शुरू हो गया और उसने आहिस्ता आहिस्ता जो उसका फेथ था उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेंस नहीं बनी। यह आपको ये बताता है कि एक कन्फर्मिस्ट थिंकर जो होता है माशरे के अंदर, जिसको जो बताया जाता है वो उसको कभी डाउट नहीं करता, भगत सिंह उनमें से एक नहीं था। इनफैक्ट ही यूज्ड टू फ्लो अगेंस्ट द टाइड फ्रॉम द डे वन। साथ साथ ये कि दीगर राइटिंग्स भी भगत सिंह की मौजूद हैं और उसमें 1924 और 25 में लिखे गए आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक आर्टिकल उसने लिखा जिसका नाम विश्व प्रेम था, जिसका मतलब है कि इन लव विद द वर्ड। और इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूशन हुई थी अकाली रेवोल्यूशनरीज़ की 1926 में, उस पर एक कमेंट्री लिखी जिसका नाम था होली के दिन रक्त के छींटे, यानी कि ब्लड ड्रॉप्स ऑन द डे ऑफ होली। तो ये भी बड़ा एलिगोरिकल किस्म का एक राइटअप है उसका, जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये कि दूसरे जो वर्क्स थे भगत सिंह के जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोर्ट स्टेटमेंट्स के नाम से एक वर्क है और दूसरा लेटर टू द यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, जिसमें वो नौजवान पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको मशवरे दे रहा है कि किस तरह से एक तहरीक चलानी है और कैसे उसको इंटेलेक्चुअली शेप करना है। इसके साथ साथ भगत सिंह के जो दीगर नज़रियात थे जो कि HSRA में रहते हुए उसने लिखे भी और लोगों को पढ़ाए भी, उसमें एक क्रिटिक है और ये क्रिटिक है साधु वसवाणी का, जो कि उस वक्त के एक पोइट थे और एक स्पिरिचुअल ओपिनियन लीडर थे। तो उनको भगत सिंह क्रिटिसाइज़ करता है, जिसमें एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ आपको ये दिखाई देती है कि वो तमाम ऐसी सोचें जो कि रिवाइवलिस्ट किस्म की थी, जो कि हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी को रिवर्स करने की सोच थी, जो ये सोच थी कि हमने माजी में ज़िंदा होना है। अब ये आज के पाकिस्तान के अंदर भी यही मसला है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो हमें माजी में ले जाना चाहते हैं, जबकि फ्यूचरिस्टिक बात करने वाले हैं ही नहीं। क्योंकि एक पॉपुलिस्ट का अंदाज़ हो या फिर एक ऐसे इंसान का जो कि सिर्फ आवाम को लुभाने के लिए ये बातें करता है, वो सिर्फ ये बताता है कि पहले आपकी एक ग्लोरियस तारीख़ थी और मैंने आपको माजी का सफ़र करवाना है। जबकि एक प्रोग्रेसिव थिंकर का काम ये होता है कि वो फ्यूचर की बात करे और टाइम्स में अपनी कौम को और अपने सुनने वालों को आगे लेकर जाए। तो भगत सिंह उनमें से एक था जो प्रोग्रेसिव बात कर रहे थे। तो वसवाणी पे क्रिटिसाइज़ करते हुए भगत सिंह ने दरअसल ये कहा कि ही इज़ कन्विंस्ड दैट वंस अपॉन अ टाइम आवर कंट्री हैड रीच्ड द फाइनल समिट ऑफ डेवलपमेंट एंड टुडे देयर इज़ नो रीज़न फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड एट ऑल, वी ओनली नीड टू गो बैक टू द पास्ट। तो क्रिटिक करते हुए वो ये कहता है कि वसवाणी लोगों को ये बता रहा है कि एक दौर ऐसा था जब हमारी रियासत और हमारा मुल्क पीक पर पहुंच गया था और अब हमें उसी दौर की तरफ वापस जाना है। और चूंकि वो वेदास की बात भी कर रहे थे और जिसमें आर्य समाज के हवाले से बात है,
तो वो ये कहता है कि द बिलीफ्स ऑफ वसवाणी आर बेसिकली based on the belief that the Almighty has poured all the knowledge of the word into the Vedas. No progress is possible beyond them. Therefore, the world has not and cannot achieve anything greater than the wonders or very on India had achieved in the ancient past. तो भगत सिंह ने इस सोच पर तनकीद की कि हमें एंशियंट दुनिया में वापस नहीं जाना, और उसने ये कहा कि हमारा जो सलूशन है मसाइल का वो फ्यूचर के अंदर है, माजी के अंदर नहीं है। दूसरी चीज़ उसने ये कही कि रोमांटिक पोइट्री ये जनाब लिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इमोशनली अपील करते हैं आवाम को। तो आपको एक रैशनलिस्ट दिखाई देता है भगत सिंह के अंदर, जो कि रीज़न की और लॉजिक की बात करना चाहता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ खाली जज्बात से भरा हुआ नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं ना कि वो गुस्से में आके उसने एक रिबेलियन क्रिएट कर दिया, लेकिन उसकी बेसिस भी रैशनैलिटी ही थी। उसकी वजह यह है कि वो इस तरह के शायरों को और उनकी शायरी को तनकीद का निशाना बना रहा है, जो सिर्फ जज्बाती किस्म की शायरी सुना के लोगों का दिल लुभा रहे थे। तो ये आपको दिखाई देता है कि एक उसके अंदर जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, इट वाज ड्रिवन बाय द फोर्स ऑफ शेयर रीज़न एंड लॉजिक। साथ साथ ये कि एक और कमेंट्री उसको जो है वो जो बड़ी अट्रैक्टिव है उसकी, वो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, जिसके अंदर वो क्रिटिसाइज़ करता है बोस को। और वो इसीलिए कि यहाँ पर भी उसका क्रिटिसिज्म यही है कि सुभाष चंद्र बोस जो बात कर रहा है वो बेसिकली वसवाणी की तरह है, और वो बात यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रोमांटिक इमोशनलिज्म है। यानी कि वो ये बता रहा है कि एक दौर था जब ताजमहल चमका करता था और हिंदुस्तान का ताज था, और आज वो काबिज़ हो चुके हैं उसके ऊपर दूसरे लोग। तो इस पर भी भगत सिंह यही कह रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसने एनेक्डोटली ये लिखा भी हुआ है कि ही इज़ अ वेरी इमोशनल बंगाली। तो सुभाष चंद्र बोस पे भी क्रिटिक इस बुनियाद पर उसने किया, और उसने ये कहा कि ये दरअसल डिसओरिएंटेड इमोशंस हैं। यानी कि बोस की जो राइटिंग्स थी या फिर उसकी स्पीचेस थी, उसको इस बुनियाद पे तनकीद का निशाना बनाया कि ये इमोशनलिज्म है और हमें ये नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ तारीफ़ की जवाहरलाल नेहरू की, और उसकी वजह यह है कि नेहरू का जो एड्रेस था उसको बहुत प्रेज़ किया। वो इसीलिए कि इस एड्रेस के अंदर नेहरू ने यह कहा था कि एवरी यूथ मस्ट रिबेल नॉट ओनली इन द पोलिटिकल स्फीयर बट इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्फीयर्स ऑल्सो। I have not much use for any man who comes and tells me that such and such thing is said in the holy text. Everything unreasonable must be discarded, even if they find authority for it in the Vedas and the holy book of the Muslims. यानी कि नेहरू ने जब ये कहा कि हमें इनकलाब बर्पा करना है, और वो सिर्फ़ ऐसा इनकलाब नहीं है जो सियासी मैदान में हो, बल्कि वो मुआशी मैदान में भी और नज़रियात के अफ़कार के मैदान में भी हो, तो इसको भगत सिंह ने बहुत सराहा और उसने इसकी तारीफ़ की। और उसने इस एड्रेस पे कमेंट्री करते हुए ये लिखा कि दीज आर द थॉट्स ऑफ अ ट्रू रेवोल्यूशनरी। साथ ये कहा कि वाइल सुभाष चंद्र बोसेस थॉट्स आर द थॉट्स ऑफ समवन हु वांट्स टू रिप्लेस वन रेजिम विद द अदर। तो ये कहा कि बोस की जो बातें हैं वो एक रेजिम को दूसरी से रिप्लेस करने की हैं, लेकिन जो नेहरू की बातें हैं वो एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग के अंदर, के वो इनकलाबी सोच की बात कर रहा है। फिर उसने ये कहा कि वन मैन थिंक्स दैट आवर ओल्ड सिस्टम आर वेरी सुपीरियर। यानी कि बोस की बात कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि पुराने निज़ाम जो थे हमारे वो बेहतर थे। बट द अदर मैन बिलीव्स दैट वी शुड रिबेल अगेंस्ट दीज सिस्टम्स। दूसरा आदमी ये कहता है कि हमें उन तमाम निज़ाम हुकूमतों के ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा करना है। येट द लैटर इज़ कॉल्ड इमोशनल सेंसिटिव एंड द फॉर्मर अ ट्रांसफॉर्मेटिव रेवोल्यूशनरी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बोस को तो रेवोल्यूशनरी कहा जाता है और नेहरू को इमोशनल कहा जाता है, हकीकत इसके उलट है। इसके साथ साथ ये कि भगत सिंह ने जो दीगर अपनी कमेंट्रीज़ लिखी उसके अंदर भी वो रैशनलिज्म के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, और वो हिंदुस्तान की जो सोशल साइकोलॉजी है इसको डिस्कस कर रहा है। मसला आजकल के पॉलिटिशियंस में और आजकल की पॉलिटिकल क्लास में ये है कि वो सिर्फ सियासी बहसों तक महदूद हो चुके हैं। आप किसी को भी सुन लीजिए, बेशक हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आपको सिर्फ टीवी के ऊपर शेयरली पॉलिटिकल कमेंट्री दिखाई देगी जिसमें जो महवर है सारी बहस का वो सिर्फ शख्सियात हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसिज्म ना करने का नतीजा ये है कि अगर आपकी सियासत ठीक चल भी रही हो, अगर आपका मुआशरा इकोनॉमिकली ग्रो कर भी रहा हो, लेकिन जो सोशल साइकोलॉजी है, जो आवाम का रवैया और बिहेवियर है, जो सोशल ईवल्स हैं, वो डिस्कोर्स से बिल्कुल माइनस हो चुके हैं। भगत सिंह की राइटिंग्स के अंदर ये दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट एक खासी राइटिंग्स अपनी सिर्फ इस बात को डेडिकेट की कि इंडियंस सोचते कैसे हैं
और वो कैसे बिहेव करते हैं और सुपरस्टिशियस कितने हैं। वो ये लिखता है मैनिफेस्टो ऑफ नौजवान भारत सभा के अंदर कि वी इंडियंस व्हाट आर वी डूइंग, अ ब्रांच ऑफ पीपल ट्री इज़ कट एंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द हिंदूज आर इंजर्ड, कि एक दरख्त कट जाए तो लोगों के जज्बात मजरू हो जाते हैं। आगे कहता है कि अ कॉर्नर ऑफ अ पेपर आइडल ताज़िया ऑफ द आइडल ब्रेकर मुस्लिम्स इज़ ब्रोकन एंड अल्लाह गेट्स इनरेज्ड। और मुसलमान भी छोटी छोटी बात पर लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हमारा जो मज़हब है इसको वायलेट कर दिया है। हु कैनॉट बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग लेस दैन द ब्लड ऑफ द इनफिडल हिंदूज़, यानी कि जो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें कुफरिया हिंदुओं का खून चाहिए, उस पर तनकीद कर रहा है। फिर कहता है कि मैन ऑट टू बी अटैच्ड मोर इम्पॉर्टेंस दैट द एनिमल्स एंड येट हेयर इन इंडिया, कि हिंदुस्तान के अंदर इंसानों से ज़्यादा जानवरों की अहमियत है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी पे दंगे फसाद हो जाते हैं, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी जाती है उस पर कोई बोलता नहीं है। नाउ दिस इज़ प्योर सोसाइटल एंड सोशल क्रिटिक फ्रॉम द मैन। साथ साथ वो ये कहता है रिलीजियस सुपरस्टिशंस एंड बिगेटरी आर अ ग्रेट हिंड्रेंस इन आवर प्रोग्रेस, यानी कि जो सुपरस्टिशंस का हम शिकार हो चुके हैं, जो हम रीज़न और लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते, जो अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर मंतिक और दलील को फॉलो नहीं करते, ये हमारी तबाही की बुनियादी वजह हैं। आज 2024 के अंदर भी एक्सप्लेनेशन यही है जो वो 1927 के अंदर कह रहा था। अलमिया देखिए आप। साथ साथ वो कहता है कि दे हैव प्रूव्ड एन ऑब्स्टिकल इन आवर वे एंड वी मस्ट डू अवे विद देम, कि इसने हमारे रास्ते में एक बाड़ खड़ी कर रखी है इस सुपरस्टिशन ने, और इसको हटाए बगैर आप सोच नहीं सकते कि हम तरक्की कर सकते हैं। कहता है कि द थिंग दैट कैन नॉट बेयर फ्री थाट मस्ट पेरिश। नाउ दिस इज़ अ प्योरली फिलोसॉफिकल कॉमेंट्री, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आज़ाद सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसको बर्बाद हो जाना चाहिए। नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली प्रोफाउंड। इसके बाद में वो कहता है कि देर आर मैनी अदर सच वीकनेसेस विच वी आर टू ओवरकम, द कंजर्वेटिवनेस एंड द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स। तो वो ये कहता है इसके बाद में कि यंग मैन विद रेवोल्यूशनरी ज़ील फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू द टास्क। तो वो ये कहता है कि मुसलमान में और हिंदू में बट के एक दूसरे से फ़ेथ की बुनियाद पे, सुपरस्टिशन की बुनियाद पे नफ़रत करने ने हमें बर्बाद कर दिया है। तमाम नौजवानों का काम यह है कि वो कम्युनिटीज़ को भूल के, आइडेंटिटीज़ को भूल के एक हिंदुस्तानी बन के रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल करें। तो भगत सिंह ने जिस नौयत की सियासी तहरीक चलाई और इसके आइडियाज़ जिस तरह से शेप हुए वो तो आपने सुना, लेकिन सवाल ये है कि आज के पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में भी भगत सिंह की पर्सनैलिटी कैसे रेलेवेंट है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि क्या सिर्फ उसको तारीख़ की किताबों में पढ़ के या स्कूल में या कॉलेज में जाके, वैसे हमारे यहाँ पर तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर पढ़ाया जाता है तो क्या इन सारी बातों को हम इसलिए पढ़ लें कि हमने तारीख़ का सबक सुनाना है जाके या ए ग्रेड लेना है? नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल क्या करना है, इसकी रेलेवेंस क्या है, अब उस पर आ जाते हैं। तो इस्तेमाल इसका ये है कि भगत सिंह सबसे पहला लेसन जो आपको दे रहा है वो तो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है। उसकी वजह यह है कि वो अपने इसी ऐसे के अंदर, वाई आई एम एन एथीस्ट के अंदर वो कहता है कि यू गो अगेंस्ट पॉपुलर फीलिंग्स, यू क्रिटिसाइज अ हीरो, अ ग्रेट मैन हु इज़ जनरली बिलीव टू बी अबव क्रिटिसिज्म। What happens? No one will answer your arguments in a rational way. Rather, you will be considered vainglorious. तो वो ये कहता है कि अगर आप हुजूम की या जो मैसेज हैं उनकी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाकर खड़े हो जाएं, आप उनके ऊपर तनकीद करें, और साथ साथ उनके जो हीरोज़ हैं जो कि तनकीद से मुबर्रा हैं, यानी कि तनकीद से ऊपर हैं, जिनको क्रिटिसाइज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि आवाम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जब आप उन लोगों पर तनकीद करते हैं तो आपकी बात का जो जवाब आता है ना वो रैशनली या लॉजिकली नहीं आता, वो सिर्फ गाली की फॉर्म में आता है। इसके आगे वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि मर्सिलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू नेसेसरी ट्रेट्स ऑफ रेवोल्यूशनरी थिंकिंग। नाउ दिस इज़ माई फेवरेट कोट फ्रॉम एनीथिंग दैट भगत सिंह हैज़ रिटन। उसकी वजह ये है कि वो ये कहता है कि बेरहमाना किस्म की तनकीद की जाए तमाम अथॉरिटीज़ के ऊपर। किसी अथॉरिटी को सर पे बिठाने का मकसद ये है कि आप उसके ऑपरेशन में ज़िंदा हैं, तो आपका काम एज एन इंडिपेंडेंट थिंकर ये होना चाहिए कि बेरहमी से तनकीद करें। और दूसरा इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और दूसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है रेवोल्यूशनरी सोच का, इनकलाबी सोच का, वो ये है कि आप आज़ाद सोचें। मुआशरा जो आपको बता रहा है कि आपने सिर्फ ये सोचना है और आपका ये पैराडाइम है, आपका ये एम्बिट है, इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर निकल के ही आज़ाद सोच आ सकती है। तो वो कहता है कि कोई इनकलाबी पैदा हो ही नहीं सकता
अगर वो मर्सीलेसली क्रिटिसाइज़ ना करे अथॉरिटी को, नंबर 1। नंबर 2, आज़ाद ना सोचे। अब मसला ये है कि आजकल हमारे इस सब कॉन्टिनेंट रीजन के अंदर बहुत से ऐसे इनकलाबी पैदा हो गए हैं जो कि वही कन्फर्मिस्ट हैं, जो आवाम सुनना चाह रही है वही बात कर रही है, और जो आवाम देखना चाह रही है वही बोलते हैं, जो आवाम के जज्बात होते हैं उसी को स्टिर अप करते हैं, लेकिन कहलाते इनकलाबी हैं। तो भगत सिंह कह रहा है कि इनकलाबी तो वो होता ही नहीं है जो मैस के साथ खड़ा हो, बल्कि वो ये कहता है कि मैस जिसको हीरो मानती है और समझती है कि हमारे इस महात्मा के ऊपर तनकीद ना की जाए, वो गांधी के ऊपर तनकीद भी कर रहा है। वो ये कहता है कि एज़ महात्मा जी इज़ ग्रेट, ही इज़ अबव क्रिटिसिज्म एज ही हैज़ रिजन अबव ऑल दैट ही सेज इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, रिलीजन, एथिक्स इज़ राइट। You agree or not, it is binding upon you to take it as truth. That is not constructive thinking. We do not take a leap forward, we go many steps back. This is very, very relevant in this particular year. उसकी वजह यह है कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आज बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके मुंह से जो निकल जाए आवाम आगे से कहते हैं कि ये सच के अलावा कुछ नहीं है। भगत सिंह ये कहता है कि महात्मा जी भी बहुत अजीम बन चुके हैं, अब जो वो बोलते हैं चाहे वो एथिकली हो, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, वही सच है, लेकिन मैं इस सोच को नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि इसका मतलब ये है कि मैं बहुत से कदम तारीख़ में पीछे जा रहा हूँ, आगे नहीं, क्योंकि आगे सिर्फ वो जाता है जो कि रेवोल्यूशनरी और इंडिपेंडेंट थाट रखता है। तो आज के पाकिस्तान के अंदर, आज के सब कॉन्टिनेंट के अंदर भगत सिंह से लेसन लेने के लिए सबसे अहम बात यह है कि वही 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो वो बता रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग और मर्सीलेस क्रिटिसिज्म है, इसको अगर आप अडॉप्ट करेंगे, और तीसरी चीज़ ये कि जो पढ़ने का उसका शौक़ और क्यूरियोसिटी थी और जिस रफ्तार से और जिस क्यूरियोसिटी से वो इंक्वायर करता था, यही वो चीज़ें हैं जो आज भी आपको उसी तरह सोचने पे मजबूर कर सकती हैं। तो बहुत से लोग आकर हमें बताते हैं और सवाल भी करते हैं कि आपकी गुफ्तगू में सिर्फ तनकीद दिखाई देती है, आप सलूशन ओरिएंटेड बात नहीं करते, आप सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद कर कर के लोगों को डिप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की किताबें पढ़ने से आपको समझ आती है कि तनकीद के बग़ैर मुआशरा डेवलप हो ही नहीं सकता। आप अगर किसी अथॉरिटी को सर पे बैठा लें और उसको एक कल्ट के तौर पे सामने ले आएँ और उस पर किसी भी तनकीद को सुन के आप गुस्सा हो जाएं और आप ये कहें कि तुम असल में ट्रेटर हो, तुम कौम के ख़िलाफ़ हो, तुम इस सारी रियासत के ख़िलाफ़ हो जहाँ का तुम खाते हो, तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी मुखालफत रियासत की आप कर रहे हैं, क्योंकि आप इस रियासत को तनकीद से आज़ाद करना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी बीमारी पैदा करता है माशरे में। वो सोशल भी होती है, पॉलिटिकल भी होती है, और वो हर किस्म की बीमारी इंटेलेक्चुअल भी होती है। तो भगत सिंह की रेलेवेंस जो है वो मुझे लगता है कि जितनी आज है शायद इससे पहले कभी ना हो। उसकी वजह यह है कि अब दोबारा से रिवर्सल ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स इस माशरे में होता जा रहा है। अगर हमने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की थी वो इसीलिए कि यहाँ पे महाराजा या राजा क्रिएट ना किए जाएं, यहाँ आवाम का रूल हो, लेकिन आज आकर फिर वही दिखाई दे रहा है कि चाहे बॉर्डर के इस पार हो या उस पार हो, शख्सियात परस्ती शुरू हो चुकी है और हर कोई पूछ रहा है अपने सियासी रहनुमा को, ये सोचे बगैर कि हमने एक रिपब्लिकन कौम बनना था, मोनार्कीज़ के अंडर तो 200 साल गुजारा किया, फिर आज़ादी ली क्यों थी हमने। तो आज का मैसेज यही है कि भगत सिंह की इस थाट से जो प्राइमरी किस्म की मोटिवेशन आपको मिलती है वो पढ़ने की, आज़ाद सोचने की और तनकीद करने की है, और अगर आप ये करते रहेंगे तो भगत सिंह को फॉलो करने का सारा पर्पज़ आप कॉन्ज्यूमेट कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो थोड़ी सी टिपिकल सी थी क्योंकि इसके अंदर मुजम्मल भाई ने काफ़ी डिटेल्स वो भी बताई हैं जो आई थिंक मुझे लगता है कि वो नहीं भी होनी चाहिए थे। जस्ट इनकी लाइफ पर होता, जस्ट अगर कोई आप वाक़या बता भी रहे हैं भगत सिंह की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई वाक़या, तो आप उसके शॉर्ट में करें, मतलब आप तमीर बांधते हैं, फिर असल बात की तरफ आते हैं। तो ओवरऑल भगत सिंह एक नेशनल हीरो है, ये हम मानते हैं। अब कोई नहीं मानता तो वो उसकी अपना फेल है, लेकिन हिंदुस्तान के वो एक नेशनल हीरो हैं। हिंदुस्तान जो पहला हिंदुस्तान था, जब उसमें पाकिस्तान भी मौजूद था, तब की मैं बात करूँ 1947 से पहले वाला पाकिस्तान जो था, उसके अंदर ये सब इक्वल तो थे। तभी तो हीरो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए हीरो थे, ना कि ऐसे मुस्लिम के लिए और ना किसी और कंट्री के लिए, जो मौजूदा 2 कंट्रीज हैं मेरे भाई। अरे भाई वो पैदा जब फैसलाबाद में वो जहाँ पर फैसलाबाद रहते हैं कि हमारे शहर के, हमारे सिटी के हैं, वो मैंने सब सुना है भाई राम। और हमें तो पहले भी पता था। अच्छा, और देखिए वो और किस तरह से आप उनको मान लेंगे कि वो हमारे हीरो हैं, नेशनल हीरो हमारे। मुझे उस
उस बंदे की सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी, कोई फैसला करना और उस पर डट जाना, इसके अलावा मुझे उसकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसने ना नेहरू जी को कहा है कि वो उसको भी कह रहे हैं, उसमें एक डिसीजन कर रहे हैं कि ये जो ख्यालात लेकर चल रहा है इससे लोगों में कुछ नहीं होता। मैं तो यार इस बात से मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उनको फांसी लगाई जाने वाली है और वो कह रहे हैं, कोई नाम लिया है मुजम्मल भाई ने किसी बुक का कि वो मेरी बुक कंप्लीट अभी नहीं हुई, आप मुझे वो बुक कंप्लीट पढ़ लेने दीजिए, फिर आप जो मर्जी करें। तो यार मौत का कुछ सुन भी लेना तो यार तुम्हारी कल मौत है, तो मैं कहता हूँ खाना पीना तो दूर की बात, बंदा सुसु पोटी भी भूल जाता है कि यार वो भी करनी कि नहीं करनी। लेकिन भगत सिंह देखें, उसने कहा कि उसने डिमांड क्या की है, उसने डिमांड किया कि मुझे मेरी बुक पढ़ने दी जाए। यार मैंने बात इस वीडियो में टीपू सुल्तान की लिखी थी और मैंने क्यों उसे नेशनल हीरो कहा था, क्योंकि बाद पूरे बड़े सगीर में वो एक बंदा आ रहा था अंग्रेज़ों के, वो उसने शिकस्त दी अंग्रेज़ों को, और ऐसी शिकस्त दी जो आज तक मुझे याद है। उस 1% ने, उसमें सिख भी शामिल थे उसकी फौज में, हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे। उसकी इतनी स्ट्रगल के बाद उसे कामयाबी क्यों नहीं मिली दोबारा, उसमें एक कमज़ोरी थी जो मैं कहता हूँ मुसलमान में हालांकि लचक है लेकिन वो नहीं होनी चाहिए काफिर के खिलाफ। जब आपको पता है कि ये आपको ख़त्म करने के दर पे आपकी रियासत पर हमलावर हो रहे हैं बार बार, जब वो जीत गया और उनकी गोरों की अंग्रेज़ हुकूमत की वो जो तादाद थी जो उन पर हमलावर थी फंस चुकी है उसके अंदर, उसके जाल के अंदर, तो क्यों वादा करके उन्हें जाने दे रहा है। उसे चाहिए था या तो कैद कर लेता या उसे उन लोगों को कहता कि मेरे साथ मुकाबला करो और वही ख़त्म कर देता। कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के साथ भी गद्दारी हुई है, उनके जो गद्दारी उनके बाद जब उसने मुआहदा लिखा है ना उस अंग्रेज़ में, मुझे उसका नाम याद था अभी नहीं बोला, उसने मुआहदा लिखा अमन का कि हम आपको के साथ दोबारा जंग नहीं करेंगे, तो उससे वो मुआहदा नहीं लिखना चाहिए था, उससे वो हतमी जंग करते, उससे जंग करनी चाहिए उनके साथ, और उसने उन्हें मजबूर करते कि हथियार उठाएं, और हथियार उठाने के बाद उनका सफ़ हस्ती से नाम मिटा देते, तो बाकी आने वाले गोरों को पता होता कि स्टेज में कदम रखना है, उस सामने शेर से पाला पड़ने वाला है। उसने मुआहदा किया अमन का, उसके बाद मीर जाफर और मीर सादक जैसे गद्दार पैदा हुए मेरे भाई। मुझे ये बता, अभी ये सारा कुछ जानने के बाद, यानी कि अब चोरा चोरी का वाक़या भी तुमने जान लिया, जलियांवाला बाग भी मुजम्मल भाई डिस्कस किया, जलियांवाला बाग के अंदर जो मैसेकर हुआ बहुत बड़ी तादाद में हुआ, उसके बाद चोरा चोरी का वाक़या, फिर काफ़ी ये उन्होंने हिंट की। इन सारी चीज़ों के बाद और किरदार जो भगत सिंह का था सारा वो इसने जो चोरा चोरी ये सारी चीज़ें, लेकिन जो भगत सिंह है आप उसको हीरो मानते हैं नहीं मानते? मैं सर नेशनल हीरो को मान सकता हूँ, इंडिया का, हिंदुस्तान का, यार तब हिंदुस्तानी था यार, तब के हिंदुस्तान का मान सकता हूँ, उनकी आइडियोलॉजी को भी उस लिहाज से मान सकता हूँ यार फिर पाकिस्तान भी आज लेकिन मानता ऐसे है। मुस्लिम मैं उसे हीरो नहीं मानता। पाकिस्तान के अंदर लोग उससे मोहब्बत करते हैं और बड़ी तादाद में करते हैं, ये करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हमारे ही फैसलाबाद के वो हमारा सपूत है, चेक करें कि हमारी बदबख्ती कि हम उसको फिर अच्छा नहीं समझ रहे कि हमारा पाकिस्तान, हमारा पंजाब और पंजाब का सबसे बेहतरीन टॉप 3 सिटीज़ में फैसलाबाद, और फैसलाबाद के गांव में किसी कच्चे एक मकान में पैदा होने वाला भगत सिंह आने वाले चंद सालों में एक ऐसा सितारा चमक कर उठा जो मैं कहता हूँ पहले कभी देखा गया। भगत सिंह एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, मैं ये मानता अच्छा हूँ। मेरे बात सुने असद भाई, माने या ना माने, लेकिन वो अपनी सोच है, वो नेशनली तो उनको मान रहे हैं कि मैं मानता हूँ, मज़हब के लिहाज से कह रहे हैं नहीं मानता, तो मज़हब की तो यहाँ पर बात ही नहीं है कि वो हिंदू थे, सिख थे या मुस्लिम थे। मेरी भी बात सुन, तुम्हारी मैं बात को काट रहा हूँ, मैं उसे क्यों नहीं मज़हब के लिहाज से मानता। मेरे पास मज़हब के लिए मानने के लिए करोड़ों अरबों मिसालें हैं। हमारे अपने लोग जो है उस वक्त के लोग जो उस वक्त इस जंगी आज़ादी में शामिल थे, ठीक है ना। यार मज़हब की तो बात ही नहीं ना भाई, असल बात तो ये है कि वो हमारी नेशनल बात, नेशनल की नेशनल किसके लिए था? नेशनल हिंदुस्तान के लिए लफ्ज़ उस वक्त भी बोला जाता था, हिंदुस्तान भाई आज पाकिस्तानी भी ना सब कि मानते ऐसे हैं। पाकिस्तान।
समझ में आ रही यार बात? पाकिस्तान में गैर मुस्लिम भी तो रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम का ये है, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं यहाँ पर। जब बेदर साहब ने ये बात कंपैरिजन की ना, वो जो हमास के इस्माइल हनिया हालिया पर, तो ये उस पर कभी भी मिसाल फिट नहीं होती। कैसे? मेरे भाई वो एक आलम, एक मुजद्दिद, एक पढ़ा लिखा बंदा और एक पूरे मुल्क का लीडर था। वो हमारे लिए freedom हम fighter उसे भी जानते था, हैं, हम उसके बादशाह भी हमें था उस पता है। मुल्क का। समझ में आती बात? उसने अपनी जान दी, उसको दे मतलब कि मजा आया। सरेआम ग्राउंड में जाकर नहीं मारा गया, उसको मौका नहीं दिया गया फ्रीडम फाइटिंग करने का, उसको गद्दारी से और अचानक मौत दी गई है। भाई उसने तो अपना पूरा खानदान इसी काम में उनका शहीद हो गया तो है। कैसे ये मिला सकते हैं भगत सिंह को उसके साथ? और 2006 हाँ, भगत सिंह के साथ मैं एक मुसलमान को मिलाता हूँ, और जंगी आज़ादी हिंदुस्तान के लिए लड़ते हुए वो भी शहीद हुआ है। वही टीपू सुल्तान की मौत की बात आ जाती है। आपका जनरल मारा जाता है, आप खाना खाने लगते हैं, ये लुकमा हाथ में है और वहीं रख देते हैं और वहाँ से उठते हैं और महल को छोड़कर बाहर जंग जो मैदान जंग उसमें चले जाते हैं। तो ये जो गद्दार है, ये दरवाजे बंद कर देते हैं उस महल के। तो आपके साथ ही कहते हैं कि हजूर आपको तो कोई नहीं जानता कि टीपू सुल्तान की शक्ल कैसी है, तो आप यहाँ से चले जाए चंद आदमी को लेकर। तो उसने जो उस वक्त को बात की थी, उसने कहा कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी और शेर की 1 दिन की ज़िंदगी तब भी उससे भी ज़्यादा कीमती है। मैं यहाँ पर लड़ते हुए अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाऊँगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। और बात भी ये कि वो वाकई नहीं था। मेजर की तो खैर बात नहीं करें, उनका कंपैरिजन अजीब ही तरीके से करते हैं और खुद उसके अंदर कुफर छलकता है और उसकी बातों से ज़ाहिर होता है कि ये हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का भी खैर पानी है। तो वो तो मुसलमानों को वहाँ पर मुश्किलात हैं, जिसकी सबसे जो मैं कहता हूँ कि आम सी एग्जांपल है वो ये है, कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ इंसाफ होता है, ये होता है, वो होता है। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे हिंदुस्तान में छोटे मोटे मसले तो हर जगह पर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो नाइंसाफ़ी उनके साथ ये होती है कि उनको गाय ज़बानी करने दी जाती है। ये कहते हैं ना कि हम वहाँ पर मुसलमानों के साथ इंसाफ करते हैं, मैंने तो ऐसा केस नहीं करी, करते हैं वहाँ पर गाय ज़बा होती रहती है, मिटन होती रहती है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। इंडिया के अंदर ही अगर मटन सही कह रहा हूँ, बीफ कढ़ाई, बीफ चिकन, बीफ इस तरह के सारे नाम से वैराइटीज अगर मौजूद हो, अगर वैराइटीज मौजूद है तो ऑब्वियसली फिर उधर मुसलमानों को करने दी जाती है। यार जिसका नाम हम गाय बोलते हैं ना, वो जानवर सिवा नहीं होता। भैंस हो सकती है, समझ में आ गई, नर उसका हो सकता है, ये सारे चीज़ें ये होती हैं वहाँ पर। लेकिन जिसको वो गाय माता बोलते हैं, गाय लफ्ज़ को इस्तेमाल इस जानवर को किया जाता है, वो उधर नहीं होता। और मैं गाय मुसलमानों को करने दिया जाता है। अपने हीरो भगत सिंह के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि वो, मैं वाकई उनको दिल से मानता हूँ कि वो हमारे नेशनली हीरो हिंदुस्तान के और नो पाकिस्तान डाउट के यार, हैं। नो डाउट। हम उसको मानते इतनी हैं। डिटेल के साथ आज भाई मुकम्मल में बातें की हैं, इतनी डिटेल के साथ मैं चाहता हूँ कि शायद ही, क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी थी और जो थे अपना वीडियो लेंथ होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो जहन में नहीं रही, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि वो मुजम्मल भाई भी भगत सिंह को हीरो मानते हैं और हम भी। और वो हमारे इतने पंजाब में पंजाब पैदा हुए, का हमारे शहर में पैदा हुए, पंजाब का सपूत है, बल्कि हमारे फैसलाबाद का सपूत है। अगर हम उसकी कुर्बानी जो उसने हंसते हंसते सजाए मौत अपने लिए चुनी, लेकिन गद्दारी नहीं, लेकिन गुलामी नहीं, वो उसने तख्तादार पर खुद को लटका दिया, लेकिन जो जुल्म भाई यहाँ पर एक जुल्म बात के साथ जरूर है भगत सिंह के बारे में कहने के लिए। उन्होंने जो असम्बली में बम फेंका था, उससे कोई आदमी नहीं मरा था, वो सिर्फ एक आगाज़ था उनको जगाने के लिए कि आप जो इतना जुल्म हिंदुस्तान पर कर रहे हैं, इसको ज़रा आके खोल कर देखिए कि अगर ये ब्लास्ट सेंटर में किया गया है, अगर आपके ऊपर फेंका जाता तो आपके साथ क्या होता, जो आप आम आवाम के साथ कर रहे हैं। ये बात मुजम्मल भाई ने नहीं बताई और मुझे पता था इस बात का। चले ओवरऑल बात इतनी सी है कि भगत सिंह एक नेशनल हीरो हैं और भगत सिंह की वजह से नो डाउट आज हम सुकून से सुख की सांस भी ले रहे हैं, क्योंकि ये बुनियाद रखने वाले लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों, अपने खून से बुनियाद रखी।
ठीक है ना। तो फ्रीडम फाइटर Freedom- अहमद खान खरल जैसे भाई वो भी फ्रीडम फाइटर था, ये उससे बड़ा फ्रीडम फाइटर इसने था। हथियार नहीं डाले, ये अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ शहीद हुआ, इसने हथियार नहीं डाले, ये शहीद हो गया लड़ता लड़ता, लेकिन इसने हथियार नहीं चले डाले। खैर बेस्ट ऑफ लक यार, एक किस्म की ट्रिब्यूट था। उसका एक और मुझे याद है मेरा खान खरल का, उसने कहा कि मेरे हाथ में हथियार होगा और हथियार के घोड़े पर मेरी उंगली होगी, तो अंग्रेज़ की गोली मेरे सीने से पार होगी, मेरे सांस से निकलेंगे, तब भी मेरे हाथ से हथियार नहीं छूटेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चले मिलते हैं नई वीडियो में, साथ गॉड ब्लेस यू।